सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है जो कि बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है या बीए ऑनर्स के स्टूडेंट है, यानी जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 8 में है और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट उनके पास, तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। तो पॉलिटिकल साइंस में जो भी फोर्थ ईयर कर रहा है तो उनके पास इथिक्स पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स नाम से सब्जेक्ट मिला होगा डीएससी में। तो डीएससी का ये सब्जेक्ट है, तो जिस भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है इथिक्स पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स, उनके लिए वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा वीडियो मिल जाएगी, या तो आप मेरे चैनल पे क्लिक करोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो आपको एथिक्स पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स के नाम से इसकी प्लेलिस्ट होगी, उस पर क्लिक करोगे तो लाइन वाइज वीडियोस आ जाएगी आपकी सब्जेक्ट की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में होगी। आप देख सकते हो कि एक साइड इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ लग रखी है, एक साइड हिंदी मीडियम की पीडीएफ लग रखी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बहुत मीडियम में, आप टेलीग्राम से ले सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे कहीं पे भी पूछ सकते हो, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। चलिए, तो हम यूनिट नंबर 3 देखते हैं। तो हमारे यूनिट नंबर 3 में हमें पढ़ना है फ्री स्पीच के बारे में, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, है ना। तो हमें इसमें पढ़ना है 3 टॉपिक्स, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, यानी जो हमारा फ्री स्पीच है उसमें हमें 3 टॉपिक पढ़ने, वैल्यूज ऑफ फ्री स्पीच एंड इट्स मोरल लिमिटेड, यानी हमें वैल्यूज पढ़ने, उसकी मूल्य क्या होते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के, और इसमें नैतिक जो सीमा है वो क्या होती है। सेकंड में हम पढ़ेंगे फ्री स्पीच एंड डेमोक्रेसी, कैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे तीसरे, सोशल मीडिया में। आजकल सोशल मीडिया में जैसे कि कुछ भी बोल दिया जाता है या कुछ भी शब्द का उपयोग किया जाता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो दी है वो ज्यादा ही उसका गलत मिसयूज कर रहा है। तो इन सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, यानी फ्री जो स्पीच है, ये आधुनिक जो लोकतंत्र समाज की एक महत्वपूर्ण आधारशील मानी जाती है, यानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। फ्री स्पीच यह व्यक्ति को अपने विचार, अपनी भावना और अपने विश्वास और अपने मत को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का क्या करती है, अधिकार देती है, राइट्स देती है कि आप अपने थॉट को, फीलिंग को, आप अपने बिलीव्स को, ओपिनियंस को रख सकते हो। कोई भी इंडिविजुअल को ये क्या करती है, पावर देती है एक्सप्रेस करने का। तो ये केवल एक कानूनी अधिकार ही नहीं है, यानी ये सिर्फ एक नहीं कह सकते कि लीगल राइट्स ही है ओनली, बल्कि साथ साथ ये एक नैतिक और सामाजिक मूल्य भी है, यानी एक मोरल और एक कह सकते हो सोशल और मोरल वैल्यू रखती है ये, जो समाज में विचारों की विविधता, सहिष्णुता और संवाद को बढ़ावा देता है। यानी जब आप अच्छा बोलोगे तो समाज में आपका क्या होगा, आप विचार जो भी रखोगे वो लोगों तक फैलेगा, विविधता जो है उसको कम करेगा, सहिष्णुता लाएगा और संवाद को अच्छा बनाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छी तरीके से हमें अभिव्यक्त करना आना चाहिए। तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है नागरिक को सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए दी जाती है। यानी हर लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सिटीजन्स को ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जो गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके, रख सकता है, ठीक है, आलोचना भी कर सकता है, क्रिटिसाइज भी कर सकता है पॉलिसीज को, अपने अधिकार की रक्षा करने और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी करने का अवसर भी देती है। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या करती है, हमें हमें सार्वजनिक जीवन में पार्टिसिपेट करने का मौका देती है और भागीदार का भी मौका देती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। विशेष रूप से इंडिया जैसे लोकतांत्रिक देश की अगर बात करें तो यहाँ संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है ना, हमारे मौलिक अधिकार में आता है ये। अनुच्छेद 19
फर्स्ट के ए में हमें कहा गया है कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो अपनी बात रख सकता है, यानी उसको सरकार का कोई भी फैसला, कोई भी कानून, कोई भी नीति पसंद नहीं आए, प्रोटेस्ट कर सकता है। हाँ, दंगा फसाद नहीं करना, आराम से बैठ के आंदोलन कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, मीडिया भी सरकार के खिलाफ बोल सकती है। तो हमारे देश में बोलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब गलत नहीं बोलना है, ठीक है। तो हालांकि ये स्वतंत्र पूर्ण नहीं होती है, इसके साथ कुछ नैतिक और कानूनी सीमाएं जुड़ी होती है, जिसका उद्देश्य होता है कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखे, उग्र ना हो कोई, है ना, न्याय बनाए रखे। तो यही हमारी एक स्वतंत्रता होती है। चलिए आगे जानते हैं हम। तो द वैल्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, चलो हम जानते हैं आपकी, तो अब जानते हैं हम द वैल्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इट्स मोरल लिमिटेशंस, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसके मूल्य और उसकी नैतिक सीमा जो है वो क्या है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फ्री स्पीच जानते हैं कि मूल्य क्या है उसका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल्य होता क्या है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है केवल एक अधिकार ही नहीं है, ये सिर्फ एक राइट्स ही नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक महत्वपूर्ण मूल्य को बढ़ावा देने का, प्रमोट करने का काम करती है। किसको? जो हमारे मूल्य होते हैं। तो हम क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पहला मूल्य क्या होता है, क्यों दिया जाता है लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्यों भारत देश में दिया गया ये आजादी लोगों को कि वो सरकार के खिलाफ अपनी बात रख सके, कुछ भी बोल सके। तो इसलिए दिया गया है कि सत्य की खोज की जा सके, यानी सर्च फॉर ट्रूथ, यानी दार्शनिक जो स्टुअर्ट मिल है उनके अनुसार विचार की स्वतंत्रता जो है, जब व्यक्ति अपने बातों को रख पाता है समाज के सामने बिना झिझक के, तो वह सत्य की खोज के और बढ़ता है। यदि समाज में सभी विचारों को व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो गलत विचारों को चुनौती कौन देगा, और ये विचार सामने आ सकता है कि गलत विचार, देखो हमें तर्क करना आना चाहिए, और तर्क हम तभी करेंगे जब हमें आज़ादी होगी। तो जब हमें आज़ादी मिलती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, तो हम अपनी बात रख सकते हैं, हमें जब जो चीज़ गलत लगती है हम उस पर सवाल कर सकते हैं। तो मिल का तर्क था कि यदि किसी विचार को दबा दिया जाए, मान लो उसको कोई विचार आया, उसको कोई चीज गलत लगी, अगर उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना दी जाए और उसके विचार दबे रह गए तो विकास भी नहीं कर पाएगा समाज। तो संभव है कि विचार सही से और समाज में पहुंच ही नहीं पाएगा, इसलिए विचार की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कहते हैं। कौन कहते हैं? आप मील का नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पर्सनल डेवलपमेंट, यानी व्यक्तिगत विकास के लिए भी बहुत जरूरी होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व और मानसिक विकास में भी भूमिका निभाती है। जब आप देखा होगा, अगर आपको कोई विचार, कोई बात, अगर आपको कोई विचार, कोई बात आ रही है, आप उसको किसी के सामने नहीं रख पा रहे हो, तो आपको बेझिझक होगा, आपको फिर बोलने से भी डर लगेगा और आपका मानसिक विकास भी रुक जाएगा। तो व्यक्ति अपने विचार को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है ना, तो वो व्यक्ति अच्छा होता है, आत्मविश्वास उसका बढ़ता है और आत्मसम्मान भी उसका बढ़ता है। इससे रचनात्मक और नवाचार भी आती है। तो सिर्फ बहुत ज्यादा जरूरी है किसी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना। तीसरा मूल्य है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कि स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की मजबूती के लिए, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है। यानी लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है कि जनता द्वारा शासन। और जब लोकतंत्र में सरकार भ्रष्टाचार कर रही हो, कोई अत्याचार कर रही हो या तानाशाही कर रही हो, तो सरकार के खिलाफ जो जनता है, मीडिया है, वो सवाल करे, सवाल उठाए, आंदोलन करे, अपनी बात रखे। और जहां नहीं रखेंगे तो वहां लोकतंत्र ही क्या। तो इसलिए लोकतंत्र का तो आधार होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें नागरिक सरकार की आलोचना कर सकती है, मतलब सरकार के कार्य का, सरकार की नीतियों का, सरकार जो भी परियोजनाएं बना रहा है उसका, सत्ता पर नियंत्रण बना रहता है ऐसे। और क्या है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, जवाबदेही बनी रहती है, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है जनता और सरकार में। नीतियों में सुधार संभव होता है जब तक हम नेताओं से सवाल नहीं करेंगे, हम उनको जवाबदेही नहीं होंगे, अगर वो लोग अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं होगी तो पूर्णतः वो लोग भ्रष्ट हो जाएंगे इस वजह से। तो चौथा क्या मूल्य है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कि टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी, यानी सहिष्णुता और विविधता। यानी जब समाज में विभिन्न विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आप अपने विचार रख सकते हो, तो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं फिर, जिससे बहुलतावादी समाज का निर्माण होता है। और सभी, जैसे कि भारत देश में भी इतने सारे धर्म, इतने सारी जाति, इतने सारे डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, फिर भी एक साथ रह पाते हैं। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है कि सबको अपना धर्म अपनाने का, सबको अपनी जो फ्रीडम
ऑफ स्पीच है उसका उपयोग करने का अधिकार मिलता है तब। पांचवा क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच का मूल्य, तो सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन। यानी जब भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या करता है, समाज में सोशल रिफॉर्म्स करता है ना, समाज में सुधार करता है और मूवमेंट्स को लाता है, आंदोलन का भी आधार बनता है। क्योंकि जितने भी आंदोलन हुए हैं वो क्यों होते हैं, खिलाफ में होते हैं ना किसी के। आंदोलन का मतलब ही क्या होता है, क्रांति का मतलब ही क्या होता है कि जो चीज हमें समाज में नहीं पसंद आ रही है, किसी तबका या किसी, जैसे अंग्रेज के खिलाफ ही हमने 1857 की क्रांति करी थी, या आज भी हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, किसान आंदोलन होते हैं, बहुत सारे आंदोलन आपने देखे होंगे भारत देश में। तो वो आंदोलन इसलिए करते हैं, हम नाखुश होते हैं सरकार से, सरकार के कानून से, तो अपनी बात रखते हैं आंदोलन के जरिए। तो समाज में सुधार लाने, परिवर्तन लाने के लिए बहुत जरूरी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इतिहास में सामाजिक परिवर्तन जैसे स्वतंत्रता आंदोलन, महिला के अधिकार, ये सब हमें किससे मिले हैं, अपनी बात को रखने के बाद मिला है। जब आप अपनी बात रखोगे, अपने अधिकार के लिए खुद लड़ोगे, तभी तो आपको अधिकार मिलेगा। तो दूसरा टॉपिक है हमारा क्या इसमें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नैतिक सीमाएं क्या होती हैं। अभी हम मूल्य जान रहे थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्य क्या है, अब हम जान रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या होती है। मतलब आपको स्वतंत्रता तो दी गई है कि आप अपनी बात रख सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कोई भी कुछ भी, मतलब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप खुले आजाद हो बोलने के लिए। पर उसमें कौन कौन सी लिमिटेशन भी है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको आजादी है, आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली दे दो, आप आंदोलन करो, आप हाँ खिलाफ आवाज उठाओ, पर मर्यादा में रह के उठाओ। तो यही नैतिकता की सीमा के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आज सीमित नहीं है, मतलब उस पर लिमिटेशन है, मतलब सीमा लगाई गई है सरकार द्वारा। यदि इसे पूरी तरह से नियंत्रण के बिना छोड़ दिया जाए तो समाज में अराजकता और अहिंसा फैल जाएगी। फिर तो लोग कोई भी किसी को गाली देते कहेगा मुझे तो बोलने की आजादी है ना। ऐसा तो नहीं होता ना। अब कोई चीज बुरी लग रही है, आप उसके खिलाफ सवाल कर सकते हो, आप उठा सकते हो अपने सवाल, बट ये नहीं है कि गंद गंद शब्द का उपयोग करोगे। तो पहली चीज क्या है कि हिंसा के लिए उकसाना, यानी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको बोलने की आजादी है, बट ऐसा नहीं है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी बोलो और आप हिंसा फैलाओ समाज में। ऐसे भाषण जो लोगों में हिंसा पैदा करे, समाज के लिए खतरनाक हो, समाज में लड़ाई लाए, है ना, भाईचारा को खत्म करे, तो ऐसे भाषण के को वायलेंस कहा गया है और ऐसे पे प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, दूसरा है हेट स्पीच, यानी घृणा भाषण। किसी धर्म पे, किसी जाति पे, किसी लिंग पे आप नफरत फैलाने के लिए भाषण नहीं दे सकते। ठीक है, इससे नियंत्रित किया गया है, आप किसी पर्टिकुलर जाति धर्म को टारगेट नहीं कर सकते, अपने भाषण में घृणा नहीं दिखा सकते। तीसरा क्या है डिफेमेशन, यानी मानहानि, यानी किसी व्यक्ति की झूठी आलोचना नहीं कर सकते, आप बदनामी नहीं कर सकते और उससे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा के अंतर्गत आता है। चौथी चीज नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसी जानकारी या ऐसे विचार जो देश की सुरक्षा के लिए हो और वो आप किसी बाहरी लोगों को दे रहे हो जिससे देश को खतरा हो रहा है, तो ये चीज आप नहीं कर सकते। आपको बोलने की आजादी है, आप पर वो चीज नहीं बोल सकते जो देश की सुरक्षा में है। ठीक है, तो ये भी सीमा के अंतर्गत रखा गया है। तो पांचवा क्या है अश्लीलता और नैतिकता, यानी समाज के नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए कुछ प्रकार की अभिव्यक्ति प्रतिबंध लगाया गया है जिसमें आप अश्लील शब्द इन सब का उपयोग नहीं कर सकते हो। तो लीगल स्टेट इन इंडिया की बात करें, अगर भारत में कानूनी स्थिति की बात करें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से कानून है भारत में, तो इंडिया के संविधान में ही दिया गया है, आर्टिकल 19 के एक के ए में दिया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लोगों को, यानी हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 19(2) कहता है कि आप कुछ भी बोल तो सकते हो पर आपके बोलने पे भी प्रतिबंध होगा, यानी आप जो मैंने आपको बताया ना सीमा, इससे पहले उस सीमा को आप उल्लंघन नहीं करोगे तो आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब जानते हैं हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड डेमोक्रेसी, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र क्या है। ठीक है, उसको जानते हैं। तो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की भूमिका क्या होती है, क्या होता है कि डेमोक्रेसी में लोग स्वतंत्र होते हैं बोलने के लिए, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है, तो जनता में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण बन जाती है कि सरकार के खिलाफ वो आवाज उठानी जाए। तो अकाउंटेबिलिटी बनती है इससे, जवाबदेही। जब नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता होती है सरकार के खिलाफ तो वे सरकार से सवाल पूछती है, जिससे क्या है सरकार को जवाबदेही होता है, और जब सरकार जवाबदेही होती है यानी अकाउंटेबिलिटी होती है तो एक गुड गवर्नेंस
की शुरुआत होती है इससे। दूसरी क्या है, जागरूक नागरिकता। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से लोग विभिन्न विभिन्न स्रोत को प्राप्त कर रहे हैं और जिसके माध्यम से वो बेहतर निर्णय ले रहे हैं और अपने सवाल कर रहे हैं सरकार से, तो इससे क्या है, आपको समझ आ रहा है कि हमारे नागरिक एक्टिव है अपने समाज के लिए। तीसरी चीज क्या है, पब्लिक ओपिनियन, जनमत निर्माण, यानी मीडिया, संवाद, इन सब के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जाता है। पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा जरूरी है लोकतंत्र में। चौथी चीज क्या है, वायलेंस ऑफ माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यकों की आवाज। क्योंकि लोकतंत्र में बहुत ज्यादा, लोकतंत्र का मतलब भेड़तंत्र नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है कि समाज में हर एक वर्ग की आवाज को सुनना। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, कम जनसंख्या में, उनकी भी आवाज को सुना जाता है। तो चैलेंज क्या है डेमोक्रेसी में इनकी, लोकतंत्र में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा लाती है? तो मीडिया पर नियंत्रण। अगर सरकार या बड़े कॉपरेटिव घराने के जो लोग हैं मीडिया की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको हानि है। मीडिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मीडिया अब एकदम फ्री है। मीडिया को अगर सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है कि ये खबर नहीं छापनी है, ये मेरे खिलाफ ये नहीं बोलना है, तो ऐसी मीडिया जो है वो भ्रष्ट मीडिया होती है और ये हमारे समाज के लिए हानिकारक होती है। दूसरी, फेक न्यूज, गलत जानकारी भी लोकतंत्र को कमजोर करती है, तो ये भी लोकतंत्र की चुनौती है। तीसरी चीज, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस, यानी विरोधी विचारों को दबाने की प्रवृत्ति। ऐसा नहीं है कि आप सत्ता में हो और आपके अपोजिट पार्टी जो बोल रहे हैं उनकी आवाज को आप दबा दो, आप किसी की आवाज को नहीं दबा सकते। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, चाहे वो अपोजिट पार्टी के ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये भी एक चुनौती है। चौथा, सेंसरशिप, सरकार द्वारा अभिव्यक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता, जैसे एक बार इंदिरा गांधी ने करा था 1975 में इमरजेंसी लगा के, तो ये लोकतंत्र को चुनौती देता है। तो अब हम जानते हैं सोशल मीडिया द्वारा कैसे सशक्तिकरण किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को या भ्रम में लाया जा रहा है, और ठीक है इसको जानते हैं। तो सबसे पहले सोशल मीडिया को जानते हैं हम, ठीक है, द राइज ऑफ सोशल मीडिया। तो आज के डिजिटल युग में जैसे हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया क्या कर रहा है, अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम बन चुका है। लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस पे जो भी विचार होते हैं वो रखते हैं। जैसे कि सरकार ने कोई कानून बनाया, ठीक है, कोई भी नीति आती है, आपने देखा होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे रील से चलने लग जाती है, पोस्ट चलने लग जाता है सीधा, है ना, कि अच्छा है गलत है, कोई सपोर्ट करता है कोई नहीं करता, तो मतलब अपनी बात को लोग रखना स्टार्ट कर देते। तो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग अपने विचार रखना शुरू कर दिए हैं, किसके जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, संचार के रूप में पूरी तरह से बदल दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव साइड जानते हैं हम सोशल मीडिया के, सकारात्मक पक्ष क्या है। तो अभिव्यक्ति का लोकतांत्रिकरण हो गया है अब, यानी अब हर व्यक्ति अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकता है। कैसे? सोशल मीडिया के जरिए, एक क्लिक में कोई सरकार का कानून आया, कोई सरकार का कुछ आया, वो अपने हैंडल के माध्यम से, अपने अकाउंट के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के माध्यम से अपने विचार रख सकता है, क्या उसको ये पसंद आया क्या नहीं आया। ठीक है, इससे लोकतंत्र बढ़ता है, ये अच्छी चीज है। दूसरी, जागरूकता और आंदोलन, यानी सोशल मीडिया ने कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को बल दिया है। इतनी, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कानून बने सरकार द्वारा, और कोई भी हिंसा भी होती है तो लोग एकजुट हो जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तीसरा, सूचना और तेज प्रसार, यानी खबरें बहुत ज्यादा तेज से लोगों में फैलती है थ्रू सोशल मीडिया। तो ये सकारात्मक पक्ष है सोशल मीडिया के। बट हम अब नकारात्मक पक्ष की बात करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं। तो फेक न्यूज, जैसे कि गलत जानकारी, क्योंकि आप सोशल मीडिया क्या है, तेजी से फैलता है, तो चाहे सही न्यूज हो चाहे गलत न्यूज हो, तेजी से तो फैलता है। अगर अच्छी न्यूज तेजी से फैल रहा है तो ये सकारात्मक पक्ष में आ गया, अगर फेक न्यूज फैल रहा है तो ये नकारात्मक पक्ष में आ गया, जो समाज को भ्रमित भी कर देती है। बहुत से ऐसे फेक न्यूज चलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। ट्रोलिंग और साइबर बुकिंग, यानी लोगों में ऑनलाइन उत्पीड़न बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से इसमें खतरा भी बन रहा है। ट्रोलिंग की जाती है लोगों को, बहुत ज्यादा कमेंट्स में गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं, साइबर बुलिंग की जाती है, तो ये सब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तीसरा, गोपनीयता का खतरा, यानी व्यक्ति के डेटा जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है और पब्लिकली फैल रहा है ये चीज। चौथा, एल्गोरिदम नियंत्रण, लोग केवल वही जानकारी देखते हैं जो उनके विचार में मेल खाती है, जिससे उनका जो है जो कह सकते हो एक वो चैम्बर है वो बनता है एक ही जैसे। मतलब आपने सोशल मीडिया में मान लो एक ड्रेस की वीडियो देखी, तो आपको उसी ड्रेस से रिलेटेड वीडियो सजेस्ट करेगा उसका एल्गोरिदम। ठीक है, तो इससे क्या है, जो लोग है, जनता है, वो उसी के इर्द गिर्द में बंध जाती है। ठीक है, ये नकारात्मक पक्ष है सोशल मीडिया का।
तो द नीड्स फॉर बैलेंस की अगर हम बात करें, दोनों के संतुलन की बात करें हम, तो सोशल मीडिया के उपयोग में संतुलन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसमें हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सोशल मीडिया से बनती तो है, मेंटेन तो होती है, लेकिन इसका दुरुपयोग को हमें रोकना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैंने सारे टॉपिक को कवर कर दिया, तो हम ओवरऑल कंक्लूजन जान लेते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक लोकतंत्र समाज की आत्मा होती है, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की सोल मानी जाती है। ये व्यक्ति के विकास में, व्यक्ति के डेवलपमेंट में, है ना, उसकी सत्य की खोज, यानी वो जो खोज करता है, एक इंडिविजुअल सर्च फॉर ट्रूथ करता है, एंड लोकतंत्र की मजबूती के लिए, यानी स्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो लोगों के पास। हालांकि इसके साथ अगर आपको स्वतंत्रता दी गई है बोलने की, तो उसमें कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी होती है जो आपको पालन करना जरूरी है, ठीक है, जिससे आप कोई वॉयलेंस ना फैलाए, कुछ अभद्र ना कहे। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा स्प्रेड कर दिया है, बड़ा कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज्यादा चुनौतियां भी, चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, यानी फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है, उसका उपयोग हम जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और इथिकली यानी नैतिकता के साथ हम करें। तो अंततः हम कह सकते हैं कि एक हमें अगर हेल्दी डेमोक्रेसी चाहिए, यानी स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए, जहां स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो और अनुशासन हो, यानी बैलेंस भी हो और फ्रीडम भी हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाना होगा, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों के पास होनी चाहिए, बिना किसी भय के, पर इथिकली होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है, कि कुछ गलत भी ना बोले। तो आई होप आपको पूरी तरह से ये थर्ड यूनिट समझ आया, बहुत इजी यूनिट्स था। तो वीडियो अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में, जो आपका ये सब्जेक्ट का ग्रुप्स है कॉलेज के, उसमें शेयर कीजिए, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो धन्यवाद।